हाँ, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही अपना फिक्स सिस्टम 1 मिनट के लिए अपन थोड़ा रिवीजन करेंगे पिछला। ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के वीडियो बड़े ध्यान से आपको समझना है। अगर ये समझ लिया तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पक्के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा सही होने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आज का। थोड़ा सा अपन रिविजन कर लेते हैं। अपन ये स्टार्टिंग पढ़ा था कि 14-15 अगस्त को अपन आज़ाद हुई, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नेहरू बने, वो भी ठीक है, सब समझ में आ गया आपको। एक बात। दूसरी बात, तीसरी बात, हमारे सामने 3 चैलेंज आए, ठीक है। 3 चैलेंज का मतलब चुनौतियाँ, ठीक है। 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी आई मैं आपको फिर रिविजन करा देता हूँ। पहली चुनौती कि भारत के अंदर यूनिटी बनी रही, यानी कि एकता बनी रही, क्योंकि इतना बड़ा देश है, एक महादेश जितना है, इतने लैंग्वेज, डिफरेंट धर्म, जाति, सब बोली बोलने वाले लोग रहते हैं, इसकी यूनिटी बनी रही। दूसरी चैलेंज ये था, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की जाए, मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे बैठे। और तीसरी बात है गरीबी हटाने वाली, इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि आर्थिक स्थिति, लोगों की बहुत ज़्यादा गरीबी थी, उसको कैसे सुधारा जाए। तो मैंने कहा था ना, फिर प्लानिंग से उसको कम, मतलब कि पंचवर्षीय योजना वगैरह बनी थी, वो सारी स्टोरी में बता रखी। चौथी बात थी कठिनाइयाँ, है ना, डिफिकल्टीज। तो 4 डिफिकल्टीज मैंने आपको बताई थी। किसकी डिफिकल्टी? भारत और पाकिस्तान के विभाजन की डिफिकल्टी आई थी 4। 4 डिफिकल्टियां मैंने आपको बताई थी, 4 कठिनाइयां मैंने आपको बताई थी। पहली थी धार्मिक बहुसंख्यक के बेस पे, रिलीजियस मेजोरिटी के बेस पे बड़ी मुश्किल हो रहा था। दूसरी कठिनाई आई थी कि बहुत सारे मुस्लिम, यानी कि बहुत सारे जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान को जाने के लिए राजी भी नहीं थे। मैंने आपको खान अब्दुल गफ्फार खान वाली स्टोरी बताई थी। तीसरी जो थी वो थी हमारे पंजाब और बंगाल की प्रॉब्लम। और चौथी थी माइनॉरिटी की, यानी कि अल्पसंख्यक, क्योंकि उधर भी अल्पसंख्यक मुस्लिम थे, सॉरी हिंदू थे, इधर मुस्लिम थे। ये 4 कठिनाई आई थी। और इस हिसाब से यहाँ पर छोटा सा रिवीजन हो गया। ये बात तो चलो ठीक है, जमने वाली बात है। आज क्या पढ़ने वाले? सबसे बड़ा इशू, इतने से ही काम नहीं सलट जाएगा। आज़ादी मिलने के बाद में ये सब तो हुआ ही हुआ, लेकिन एक सबसे बड़ा हो गया राज्यों का पुनर्गठन। सबसे बड़ी हेडिंग लगानी है आपको, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज अपन पढ़ने वाले हैं, राज्यों का पुनर्गठन। यानी कि अब इतने सारे जो हमारे राज्य बनेंगे, ठीक है, स्टेट्स, उनको कैसे कैसे बनाया जाए, उनकी बाउंड्री कैसे खींची जाए, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग लगानी है आपको ये, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। कौन से राज्य को कितना मतलब एरिया दिया जाए, सीमा कितनी, बाउंड्री खींची जाए, सबसे बड़ा इशू ये है, ठीक है। और ये बात हमारे देश के जितने भी नेता थे, समालो स्वयं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने अब कहा कि क्या किया जाए इसके ऊपर। तो सुझाव आने लगे, सुझाव जनता की तरफ से आने लगे, या फिर ऐसा मान लो कि लोगों की तरफ से आने लगे। सुझाव, सबसे पहला सुझाव आया था भाषा के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लैंग्वेज। ये कहा कि एक काम करो, जो सेम टू सेम भाषा बोलते हैं, जिनकी लैंग्वेज सेम हो या फिर मिलती जुलती हो, उनको उतना एक राज्य बना दिया जाए, एक स्टेट बना दिया जाए। तो हमारे जो नेता थे सरकार, कुछ लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है सुझाव, लेकिन जैसे उन्होंने फिर सोचा, फिर ये सोचा कि यार अगर इस हिसाब से अगर लैंग्वेज के ऊपर या भाषा के आधार पर अगर अपन देश में राज्य बनाने लग जाएंगे, तो फिर तो हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा भाषाएं बोली जाती, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे भारत के अंदर, और बहुत ज़्यादा स्टेट्स अगर बन गए तो हमें डर सता रहा था, जो पाकिस्तान वाला डर था कि भी जस्ट पाकिस्तान हमसे टूट गया, तो इस हिसाब से क्या पता छोटे छोटे राज्य बन जाए और हम उसको ठीक से नहीं संभाल पाएं, और राज्य कल को एक अलग देश की मांग करने लग जाएं, और हिंसा का रूप ले सकती है, जो कि नॉन वायलेंस, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमने फिर दिमाग ये लगाया हमारी सरकार ने कि देखते हैं, इस पर विचार करेंगे। कोई खास इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। इतने में मामला ठीक ठाक चल रहा था। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको जबरदस्त, और वो बात आपको, ये नोट्स आपको ऐसे कैसे बनाने हैं, ठीक है। और इस चीज को तो अपन रफ कर लेते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं। देखो, राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है, राज्यों का, ये आप हेडिंग वापस आपको लगानी है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ये हेडिंग आप लगाओ। हुआ क्या कि एक बात बताता हूं मैं आपको, स्टोरी कहां से शुरू होती है, राज्यों के पुनर्गठन की समस्या कहां शुरू होती है? वो शुरू होती है मद्रास से, ठीक है। ये मद्रास, पहले की बात कर रहा हूं मैं। मद्रास जो था पहले, मद्रास आज की नजर में अगर अपन देखें तो इसके अंदर एक तो था आंध्र प्रदेश, पूरी बात को समझना, आंध्र
प्रदेश, एक था इसके अंदर तमिलनाडु, शॉर्ट में लिख दूं TN, तमिलनाडु, और कुछ हिस्सा केरल का भी था और कुछ पोर्शन कर्नाटक भी था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, ये मद्रास की बात कर रहा हूं मैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, आज के ये 4 स्टेट इस मद्रास में पहले हुआ करते थे। ठीक है, प्रॉब्लम कहां शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई यहां आंध्र प्रदेश में, मतलब आज का आंध्र प्रदेश। पहले तो ये मद्रास एक ही हुआ करता था। इस आंध्र प्रदेश वाले इलाके के अंदर लोग रहते थे तेलुगु भाषी लोग, ठीक है, यानी कि तेलुगु लैंग्वेज बोलने वाले लोग, तेलुगु भाषी जो तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं, वो रहते थे आंध्र प्रदेश के अंदर। और इन्होंने एक मूवमेंट छेड़ दिया, एक आंदोलन चलाया। इन्होंने कहा कि हमें एक अलग सेपरेट राज्य चाहिए, एक सेपरेट स्टेट चाहिए जो सिर्फ तेलुगु भाषी बोलने वाले लोग होंगे। सरकार ने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई सोचेंगे बाद में। उनको इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, इतने में क्या हुआ कि बीच में एक नेता आ गया इनका सपोर्ट करने के लिए, और वो हैं बहुत ज्यादा गांधी के खास और गांधी को मानने वाले, ठीक है, मतलब गांधीवादी नेता थे ये, शांति के साथ। मतलब गांधीवादी नेता का मतलब ये होता है जो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता हो और अनशन वगैरह बैठ के अपना काम चला ले। वो ये पोटी श्रीरामुलु इस आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी लोगों की इस आंदोलन के अंदर साथ दिया और ये इस आंदोलन के अंदर कूद गए। और ये कूद गए क्या, इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। ये बात कब की है? ये बात है 1952 की, पूरी बात समझना। 1952 की बात है। पोटी श्रीरामुलु ने 1952 के अंदर आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन का मतलब ये होता है भूख हड़ताल मान लो। आमरण अनशन की खाना खाऊंगा नहीं, और जब तक ये आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी जो लोग हैं इस आंध्र प्रदेश में जब तक एक सेपरेट स्टेट ना बना दिया जाए, जब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर 1952 में यह आंदोलन चला और इसकी बात को सरकार ने सीरियस में लिया नहीं। सोचा आज नहीं तो कल हट जाएगा, हट जाएगा, नहीं हटे ये। और 56 दिन तक 56 डेज 56 दिन तक इन्होंने आंदोलन किया और 56वें दिन इनकी डेथ हो गई। आमरण अनशन के दौरान डेथ हो गई। उस दिन जो तारीख थी वो थी 15 दिसंबर 1952। 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्रीरामुलु की हो गई डेथ। पूरी बात समझ में आ गई? इनकी डेथ हो जाती है। और आप ये सोचो कि जो नेता अगर वहां की जनता के लिए कोई काम कर रहा हो या फिर वहां की जनता को सपोर्ट करता हो, और अगर वो उस जनता के लिए मर जाए तो फिर उस जनता में तो आग भड़कनी है। तो इस इलाके के लोगों के अंदर ये जो आंदोलन था और ज्यादा उग्र हो गया, और ज्यादा बहुत तेज हो गया। और इतना तेज हुआ कि सरकार को फिर फाइनली मानना पड़ा, क्योंकि वहां के जितने भी इस इलाके में जो एमएलए आते थे उन्होंने भी सरकार को अपना इस्तीफा दे दिया। एमएलए मतलब विधायक, रिजाइन कर दिया कि हम नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमारे इतने बड़े नेता थे जो आमरण अनशन के ऊपर बैठे, आपने ध्यान नहीं दिया और उनकी डेथ हो गई, जो कि बहुत गलत बात है। और बहुत सारे एमएलए ने या फिर एमपीज ने जब इस्तीफा दिया, अपने पद छोड़ दिए और बहुत ज़्यादा जनता भड़क उठी, तो फाइनली दिसंबर 1952 के अंदर ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, समझ रहे हो ना, प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इनकी बात को मान लिया। और 1952 के अंदर दिसंबर 1952 के अंदर ही ये मान लो आप जो आंध्र प्रदेश है, पूरी बात को समझना, आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट राज्य बना दिया गया। इस बात को मान लिया गया और प्राइम मिनिस्टर नेहरू के द्वारा, क्योंकि इनको पता चल गया कि आंदोलन बहुत बड़ा जाएगा, तो आंध्र प्रदेश को सेपरेट स्टेट बना दिया गया। तो एग्जाम के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बन गया कि भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेस पर हमारे देश में सबसे पहले राज्य जो बना वो था आंध्र प्रदेश। कब बना? 1952 के अंदर, 1952 के अंदर। अब ये बात जैसे ही हमारे बाकी देश इलाकों में इसका पता चला, क्योंकि ऐसी बात तो आपकी तरह फैलती है, और पूरी सब जगह देश के लोगों ने ये पता कि अरे यार की भाषा के आधार के ऊपर स्टेट बनते हैं, हमें ही बना लेनी चाहिए। फिर हर कोई इलाके के लोगों ने ये आंदोलन शुरू कर दिया कि हमारा भी स्टेट होना चाहिए, हम ये भाषी लोग हैं, हम कोई मराठी बोलते हैं, हम कोई गुजराती बोलते हैं, हम कोई तेलुगु बोलते हैं, हम कुछ ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग, हमारा भी अलग राज्य होना चाहिए। फिर सरकार के सामने बड़ी समस्या आ गई कि अब करें तो क्या करें। इस हिसाब से तो फिर बहुत ज़्यादा राज्य बन जाएंगे, स्टेट बन जाएंगे। तो फिर सरकार ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, रुको,
एक सिस्टम, एक कहते हैं ना कमेटी, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, तो उन्होंने बनाया राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। पूरी बात समझना, ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ये बनाया गया। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब कब बनाया? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 1953 में बनाया। किसने बनाया? देश की केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना कर दी। स्थापना मतलब बनाया। लेकिन ये कोई भी चीज जब बनती है वो उसको मान्यता कब मिलती है? उसका गठन, क्योंकि इस बिल को पास करा जाता है, जैसे संसद के अंदर बिल को पास हुआ तो फिर उसका गठन होता है। तो फाइनली 1956 के अंदर, 1956 के अंदर इसका जो है ये बना, ये मान लो अब गठन हुआ इसका। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार के द्वारा ये जो एक आयोग कमीशन की बनाया गया, लेकिन उसका गठन फाइनली 1956 में ऐसा मान लो कि काम करना शुरू हुआ। ठीक है, तो 1956 के अंदर इसका गठन हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ या कब बना? तो 1956 में। सरकार के द्वारा कब लाया गया? 1953 में, 1953 में। दोनों ही बातें सही। ठीक है, अब बात आई जो मैं नई चीज बताता हूँ, ये इतने सारे आपके नोट्स बनाना ही है, शॉर्ट नोट। इसके अलावा ये है कि इस राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में जो भी शिकायतें आती थी, जो भी लोगों के सुझाव आते थे, ये उनकी सुनवाई करते थे कि हाँ बताइए, इनको जैसा ठीक लगता था उस अकॉर्डिंग फिर स्टेट बनाए जाते थे। और इसकी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बेस पे हमारे देश के अंदर 14 तो स्टेट बने, यानी कि 14 तो राज्य बने। ठीक है, और 6 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी। ये बात समझना, केंद्र शासित प्रदेश। समझ में आ गई? राज्य पुनर्गठन आयोग जिसका गठन 1956 के अंदर, 1956 के अंदर हुआ था, उसकी सिफारिश के ऊपर 14 स्टेट्स यानी 14 तो राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी बने। ये बात है राज्य पुनर्गठन की सिफारिश के बाद। लेकिन फिर उसके बाद में अब आप सोचोगे आज 2022 के अंदर कि फिर हमारे देश के ना 28 राज्य कैसे हैं, तो उनकी मैं एक बार स्टोरी सुना देता हूँ, कौन कब बना। ठीक है, वो एक बार अपन देख लेते हैं। मैं उनकी डेट लिख दूंगा, आपको इजीली याद हो जाएगा। बात करते हैं अपन, लाइन वाइज लिखेंगे आप, 1960 की। ठीक है, 1960 के अंदर हमारे देश के अंदर सबसे पहले एक बम्बई हुआ करता था। पूरी बात समझना, बम्बई। ठीक है, बम्बई के अंदर क्या है, 2 इलाके थे, एक तो महाराष्ट्र, पूरी बात को समझेंगे आप, महाराष्ट्र, और एक है गुजरात। ये बम्बई के 2 टुकड़े हुए, मतलब जो बम्बई था जो 14 राज्यों में शामिल है, 14 स्टेट्स के अंदर ही था, लेकिन उससे 2 स्टेट बन गए, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र के अंदर मराठी लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, मराठी भाषी, और गुजरात के अंदर गुजराती भाषी लोग थे जो गुजराती लैंग्वेज बोलते थे। ये 1960 की बात है। अब मैं बात करता हूँ 1963 की। देखो मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ, 60 के बाद में 63 के बाद 69, फिर 72, फिर 87, फिर 2000, फिर 2014, इस हिसाब से चलेंगे अपन। ठीक है, तो 1963 की मैं अगर बात करूं तो 63 के अंदर बना था नागालैंड। ठीक है, 63 के अंदर नागालैंड स्टेट बन गया। और फिर अपन बात करते हैं 66 की, यहाँ लिख देता हूँ 1966, और यहाँ पर बात करूंगा मैं पंजाब की। पूरी बात समझना, पंजाब। आपको पता है अभी जो पंजाब है, ये पहले पंजाब के अंदर आज का हरियाणा भी इसी में था, आज का हिमाचल प्रदेश भी इसी में था, और खुद पंजाब इसी में था। ये ध्यान रखना। इस पंजाब के अंदर बेसिकली 2 भाषा बोलने वाले लोग थे, एक तो खुद पंजाब, ठीक है, एक तो खुद पंजाब जो पंजाबी लैंग्वेज बोलता है, दूसरा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ये भी इसी से निकला, और तीसरा इसी के अंदर से निकला था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी इसी से निकल गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। पंजाब के अंदर द्विभाषी लोग रहते थे, हिंदी और पंजाबी बोलने वाले लोग। पंजाब से पंजाब अलग हो गया, जो ऐसा मानो कि बेसिकली सिख धर्म के लोग और जो पंजाबी लैंग्वेज बोलते थे। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी इसी से निकले, 3 स्टेट यहाँ से निकल गए। फिर मैं बात करता हूँ 1969 की।
60, 63 और 66 के बाद में 72, ठीक है 1972, सॉरी 69 में तो नहीं हुआ, 72 1972 की। 1972 के अंदर छोटी सी ट्रिक अगर आप चाहो तो वो है एटीएम। एटीएम में का मतलब ये हुआ, यहाँ पर एटीएम में का मतलब ए से तो आपका हो गया असम, ठीक है असम, टी से आपका हो गया त्रिपुरा, ठीक है और त्रिपुरा हो गया, और इस में से एम से ये हो जाएगा आपका मणिपुर, और इस में से ठीक है में से बन जाएगा मेघालय। तो 4 स्टेट एक साथ याद हो जाएंगे। 1972 की ये बात है, इसके अंदर 4 स्टेट निकले, ठीक है। और असम और मेघालय तो पहले असम से ही निकला था, मेघालय तो ये ध्यान रखना असम से ही निकला था मेघालय। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 राज्य अपन को नए मिले। अभी स्टोरी पूरी सुनाऊंगा। 60, 63, 66 और 72, 72। अब बात है 1987 की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 1987, ठीक है। इसके अंदर 2 स्टेट निकले, एक तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है अरुणाचल प्रदेश, और एक निकला मिजोरम। ये 2 राज्य 1987 के अंदर बने, ठीक है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं 2000 की, 2000, ये तो ताजा है, अभी ज्यादा पुराना भी नहीं है। इससे 3 राज्य निकले, ठीक है। एक तो छत्तीसगढ़, एक झारखंड, ठीक है एक झारखंड, और एक निकला अपने उत्तराखंड, ठीक है। तो ये 3 राज्य 2000 निकल गए, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। और फाइनली 2014 के अंदर तेलंगाना जो हैदराबाद से अलग हुआ था, ये बात तो आप सबको याद होगी। इस हिसाब से हमारे देश के अंदर जो राज्य बने वो हिसाब से बने, जो आपको याद करना बेहद आसान है, कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत में कैसे याद करोगे? 60, 63 और 66, 3-3 साल का गैप है। 60 के अंदर बंबई से निकले महाराष्ट्र और गुजरात, पास में ही, आपको पता है मराठी भाषा बोलने वाले लोग, गुजराती बोलने वाले लोग। 63 में नागालैंड। 66 के अंदर पंजाब से पंजाब निकल गया, हरियाणा निकल गया, हिमाचल प्रदेश निकल गया। 72 में एटीएम में, इसमें से मेघालय हो जाएगा, ए से असम हो जाएगा, त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है। असम से निकला था मेघालय, ये हो गया। फिर 87 के अंदर जाएगा अरुणाचल प्रदेश और अपना मिजोरम, ठीक है। 2000 के अंदर ताजा ये 3 स्टेट निकले, झारखंड, उत्तराखंड और ये अपना छत्तीसगढ़। फिर बात कीजिए 2014 में जो हैदराबाद से अलग हो गया तेलंगाना। हाँ, तो अब ये अपना चैप्टर ऑलमोस्ट शानदार तरीके से मैंने आपको स्टोरी सुना दी, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बहुत कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें बताई है, बहुत ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की। अगर आपने मेरी बातें सारी मान ली तो 100% 95+ मार्क्स सब आने वाले हैं। बस नोट्स आपको बनाते जाना है, और एक दिन एनसीईआरटी भी इतनी तगड़ी मजबूत पकड़ हो जाएगी आपकी कि कहीं पर भी क्वेश्चन आए नोट से बाहर नहीं जाने वाला। बस छोटे बड़े क्वेश्चन जो होंगे वो आपको संडे का जो लाइव टेस्ट होगा उसको जरूर देना है, उसके बाद में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उस क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आंसर अपने जो भी इस चैप्टर के अंदर हैं, क्वेश्चन आंसर का मतलब वैसे तो नोट्स ही अपने, क्योंकि अभी जो मैंने स्टोरी सुनाई आपके राज्य पुनर्गठन आयोग की, रामुल्लू की, इन सब के बारे में जितने भी कुछ नोट्स बन सकते हैं वो उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ तो वो है आपके ये पहला क्वेश्चन मान लो, चाहे हेडिंग लगा सकते हो आप, कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे बना। भाई अपन कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, यानी एक सेक्युलर स्टेट है। तो भारत को आप सेक्युलर स्टेट किस हिसाब से कह रहे हो, ठीक है। ये अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कहेंगे, भारत एक सेक्युलर स्टेट कैसे बना? तो उसकी मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत के अंदर सभी धर्म, जाति, वर्ग, सब तरह के लोग रहते हैं, और हमारे सारी इस बातों को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा भी है। हमारे जितने भी नेता थे, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, नेहरू हो, जितने भी गांधी, जितने भी नेता हमारे हुए, उन सब के विचारों को हमने संजो के हमारे संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। और हमारे संविधान के अंदर ये बात लिखी हुई है कि भारत के अंदर सभी धर्म समान है, सभी जाति वर्ग, चाहे छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। वही बात हमें आंसर में लिखनी है। आप चाहो तो अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन फिर मैंने आपका आंसर बना दिया अकॉर्डिंग, बिल्कुल प्रॉपर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो देखो वो ये है कि हालांकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तो धर्म के आधार पर हुआ था, ये बात जरूर लिखनी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आपको कहने वाले ये कह सकता है कि आप सभी धर्मों को समान अगर मानते हो
तो फिर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर होता? हाँ बिल्कुल हुआ था। लेकिन अगर फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नहीं है कि हमारे यहाँ से पाकिस्तान के अंदर सारे मुस्लिम चले गए, नहीं। लेकिन 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी की 12% मुसलमान थे, और अब तो मैं कह रहा हूँ 40+ % मुस्लिम भारत के अंदर रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 12% मुसलमान भारत के अंदर थे, तथा अल्पसंख्यकों में सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी और यहूदी भी थे। हमारे यहाँ पर हर तरह के लोग हैं। हमारे नेतागण जो थे, हमारे जो उस टाइम के लीडर थे, वो भी धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे, मतलब पक्षकार थे। वो चाहते थे कि हाँ सभी धर्मों की रिस्पेक्ट हो। अब आप कहोगे हम कैसे मान लें? भाई हम कैसे मान लें कि राजा हमारे जो नेतागण वो थे? तो उनके इस आदर्श की झलक, अभिव्यक्ति का मतलब झलक, हमें हमारे संविधान के अंदर दिखती है, क्योंकि उन्होंने संविधान बनाया था तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है सभी धर्म समान है। इसका मतलब उन्होंने ऐसा सोचा होगा, तभी तो बातें मेंशन करी होगी। ठीक है, तो संविधान में हुई, वे मानते थे कि नागरिक चाहे किसी भी धर्म का माने, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। बिल्कुल किसी के अंदर पार्टिसिपेशन, डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नागरिकता एक कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इजी है कि ऑल द पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान वाज डन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। हालांकि भारत पाकिस्तान रिलीजन धर्म के बेस पे हुआ था, बट मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951। ठीक है, एंड माइनॉरिटी सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पैरिस, ये सब हमारे वो भी हमारे यहाँ पर रहते हैं। दे केस देयरफॉर द आइडियल ऑफ अ सेक्युलर नेशन। इसीलिए हम जो उनका मतलब आइडियोलॉजी थी उनकी सेक्युलर नेशन की, हमारे नेताओं की, इसका मतलब क्या हो जाएगा? नेतागण। ठीक है, CHERISHAD। द आइडियल वाज enshrined इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उनकी इस बात का जो इनका ये आइडियल था, उसकी झलक हमें देखने को हमारे संविधान में मिलती है। ऑल सिटीजन्स वुड बी इक्वल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन अफिलिएशन। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पर सारे नागरिक जो हैं उनको किसी धर्म के बेस पे हम उनको अलग नहीं मान सकते, सभी इक्वल रहेंगे, इक्वल है हमारे सबकी नज़र में। और बीइंग रिलीजन और ए बिलीवर वुड नॉट बी ए टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि जो हमारी नागरिकता है, सिटीजनशिप है, उसके अंदर उसका बेस या आधार कोई धर्म नहीं बनाना चाहिए, सब इक्वल है। ठीक है, मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की। अब नेक्स्ट हेडिंग आपको लगानी है देसी राज्यों और रजवाड़ों के विलय की समस्या। ये अपने पढ़ लिया था, मैंने स्टूडेंट को पूरी सुना रखी है। द प्रॉब्लम ऑफ मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी जैसे ही हमने देसी रजवाड़ों को मिलाया था तो कौन कौन सी समस्या हमारे सामने आई थी, वो बहुत ईजी है। देखो हुआ क्या था, मैंने आपको बता दिया कि जैसे हमें आज़ादी मिली तो उसके तुरंत बाद अंग्रेजों ने ये कह दिया कि आज से हम भारत देश भी आज़ाद है हमसे, प्लस ये रजवाड़े जो भी वो भी आज़ाद है। और अब रजवाड़े के जो राजा हैं या शासक हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो पाकिस्तान में जा सकता है, चाहे तो भारत के साथ रह सकता है, चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकता है, आज़ाद रह सकता है। लेकिन हमारे देश के लोगों को, नेताओं को ये डर था कि यार ये राजा को अगर छूट दे दी ना तो राजा तो फिर कुछ भी कर सकता है, हो सकता है वो पैसों बिक जाए और उससे वो पाकिस्तान के साथ चला जाए। तो ये बड़ा डर था, ये बड़ी समस्या थी। कैसे न कैसे करके आपने देखा था, बड़ी मुश्किल से हमने रजवाड़ों को मिला लिया था। वो हैदराबाद और अगर अपन 2-3 की बात करें कश्मीर वगैरह की, उनको छोड़ के जूनागढ़ वगैरह को छोड़ के बाकी सब रियासतें हमारे यहाँ पर मिल गई थी, मणिपुर वगैरह, है ना। तो अपन बात कर लेते हैं कि आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेज शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़ी भी ब्रिटिश अधीनता में बड़ी की बात लगा जनाब। ठीक है, जो ब्रिटिश अधीनता है वो भी बोले फ्री हो जाएगी, ये उन्होंने बात कही थी। ठीक है, अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे तथा रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर अपना स्वतंत्र रह सकते हैं। यह फैसला अधिकार दे दिया उन्होंने राजाओं को, राजा जो करे मर्जी उसकी है। और राजाओं को करती हमारे समस्या खड़ी हो गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। हमें डर था कि कहीं हमारे देश के टुकड़े ना हो जाए। जो राजाओं को पावर दे दी गई तो राजा कहीं उधर ना चले जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या थी, एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ये। तो जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश दैट with the end of their rule over India, permanency of the British crown over princely states would also lapse. वो भी आज से आज़ाद है। And all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wish, जैसा वो चाहे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पहले भी आंसर लिख चुके। और this was very serious problem and could threaten very existence of a united India. ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या थी।
अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ जाए कि रजवाड़ों की समस्या आपने पढ़ ली, तो रजवाड़ों की समस्या का समाधान, सोल्यूशन, तो रजवाड़ों के विलय की समस्या का समाधान क्या था, यानी कि द सोल्यूशन ऑफ मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो उसमें आपको आंसर लिखना है कि रजवाड़ों के विलय की समस्या का समाधान निम्नलिखित 3 चरणों में बेसिकली हुआ। पहला तो सबको आपको पता चल गया होगा कि अधिकांश देशी रियासतों के शासकों ने भारतीय संघ में स्वेच्छा से मिलने की हाँ कर दी थी और उन्हें सिग्नेचर भी कर दिए थे, जिसको अपन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। इस प्रकार हस्ताक्षर का अर्थ होता है कि वो भारतीय संघ में रहना चाहते हैं, बाद में बता चुका आपको, ठीक है, बहुत बेहद आसान है। यानी कि 3 फेजेस है इसके अंदर। फर्स्ट, द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वॉलंटरी साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर देयर मर्जर विद द इंडियन यूनियन व्हिच इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और इस साइन का करने का मतलब ये होता है कि देयर द प्रिंसली स्टेट्स हैव एग्रीड टू बिकम ए पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। सेकंड बात है कि द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर और इन मणिपुर, इन 3-4 के अगर हम देखें इनको थोड़ा सा मुश्किल से हुआ था, डिड नॉट वांट टू जॉइन इंडिया ऑन देयर ओन विल। इनको थोड़ा सा अपन बात कर सकते हैं कि ऑन विल यानी ये नहीं मिलना चाहते थे इंडिया के अंदर, यानी कि मणिपुर, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी स्वेच्छा से भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। परंतु सरदार पटेल ने अपने स्वविवेक से, अपनी चाल से, अपने स्मार्ट वर्क से इनको मिला लिया था, वो आपको पता ही। इसीलिए कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ज़्यादा योगदान है हमारे देश की इन रियासतों को या रजवाड़ों को मिलाने में, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं अपन। हाँ, बट सरदार पटेल फोर्स्ड दीज प्रिंसली स्टेट्स टू मर्ज विद इंडिया विथ हिज स्ट्रेटेजिक स्किल, ठीक है। उनके रणनीतिक कौशल और सूझबूझ से इन रियासतों को भारत में विलय होने के लिए मजबूर कर दिया, किन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और तीसरी बात थी कि अब हमारे देश के अंदर जब रियासतें मिल गई, रजवाड़ा मिल गए, तो अब हमें हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी स्थापित करनी है, मतलब चुनाव करवाने हैं और जनता जिनको चुनेगी वो उनकी सरकार हमें बनानी है, विधानसभा वगैरह बनानी है वो। तो देशी राज्यों के प्रांतों में भी संसदीय प्रणाली लागू की गई थी, ठीक है, तथा निर्वाचित विधानसभाओं की स्थापना की गई। इस प्रकार प्रजातंत्र की समस्या को हमने उसको भी हल कर दिया, क्योंकि जनता ही, प्रजातंत्र का मतलब जनता ही चाहती थी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे देश के अंदर आए, वो भी समस्या सोल्यूशन हो गया। कि पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन द प्रोविंस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एंड इलेक्टेड असेंबलीज वर एस्टैब्लिश्ड। इन दिस वे द प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन वाज सॉल्व। डेमोक्रेटाइजेशन की जो प्रॉब्लम थी वो भी हमारी सोल्व हो गई, क्योंकि हमारे लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आए, लोकतंत्र आए, ठीक है। और यहाँ पर हमारे भी लोकतंत्र जब आ जाएगा तो हम हमारी इच्छा से चुनाव करके, हमारी इच्छा से हम हमारे नेता को चुन सकते हैं, और जो राजा पहले मनमर्जी करता था वैसा सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं कि किस हिसाब से हैदराबाद भारत में मिला, किस हिसाब से मणिपुर मिला, ठीक है। जूनागढ़ वगैरह तो आपके इस कोर्स में है नहीं, मैं हालांकि मैंने फिर बता दिया। और कश्मीर का मुद्दा अपन चैप्टर 8 में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जितना इस चैप्टर में उतना पढ़ेंगे, और कुछ चीजें मैं आपको जो नोट्स बना रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स, तो स्टार्टिंग में स्टोरी बताता हूँ, वो जरूर नोट करना है। बात हैदराबाद क्या है, मैंने स्टोरी सुना था, आपके लिए कुछ भी नहीं है। जो अगर स्टोरी दिमाग में है तो सब लिख सकते हो, बहुत फिर पेपर पढ़ लेते हैं। कि हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, मतलब आपको आंसर लेने का तरीका सिखा दूंगा मैं, ठीक है। निजाम कहा जाता था, और निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा मिल जाए, सेपरेट, ठीक है। और उसी 1947 में नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का उसने समझौता किया कि मैं जैसा हूँ वहीं पर छोड़ दो मुझे। 1 साल के लिए समझौता रहा, ठीक है। और हैदराबाद की रियासत के जो लोग थे उनके बीच में इसी दौरान क्या हुआ कि आंदोलन खड़ा हो गया, और आंदोलन ने बहुत तगड़ा जोर पकड़ा। महिलाओं के साथ अत्याचार, और तो महिलाएं बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट, स्टोरी मैंने सुना रखी है, पहला सान है। His ruler carried the title Nizam. The Nizam wanted to independent status for Hyderabad. He entered into what was called the standstill agreement with India in November 1947 for a year मतलब 1 साल के लिए। और in the meantime, a movement of the people of Hyderabad stood against the Nizam's rule gathered force. Women, इनकी महिलाएं भी इसके अंदर शामिल हुई थी। Women who had seen the worst of this operation joined the movement in लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी। फिर आपको बताया था कि इन्होंने जबरदस्ती से निजाम ने क्या करा कि फोर्स लगा दी थी, ठीक है। उसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। नेक्स्ट कंटिन्यू कि आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल रवाना कर दिया, जिसे रजाकार कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रजाकार। ये रजाकार जो हैं वो अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकार ने लूटपाट मचाई, हत्या, बलात्कार पर उतारू हो गए,
1948 के सितंबर के अंदर भारतीय सेना ने निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची हमारी सेना। और हमारी सेना के सामने देखिए फुलझड़ियां थी छोटी छोटी, करने वाली क्या है, कुछ रोज तक रुक रुक कर लड़ाई चली हमारे सैनिकों के द्वारा। और इसके बाद में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, घुटना टेक दिए। और निजाम के जैसे ही घुटना टेका, आत्मसमर्पण किया, उसके साथ ही हैदराबाद का विलय भारत के अंदर हो गया। ठीक है, ये बात है। द निजाम responded by enlisting a paramilitary force known as Rajakars, ठीक है, on the people. The atrocities and criminal nature of the Rajakars knew no bounds. They murdered, maimed, raped and looted in September 1948. Indian Army moved in to control the Nizam's force, मतलब हमारी सेना गई इनको फोर्स का रोकने के लिए। After a few days of intermittent fighting, the Nizam surrendered कर दिया उसने। This led to Hyderabad's accession to India, और हैदराबाद का भारत के अंदर विलय हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मणिपुर की। ठीक है, मर्जर ऑफ मणिपुर इन इंडिया, मणिपुर भारत में कैसे मिला। तो चंद रोज पहले क्या मतलब आज़ादी के जस्ट पहले मणिपुर का जो महाराजा था वो था चंद्र सिंह। ठीक है, उसने भारत सरकार के साथ में भारतीय संघ में अपनी रियासत विलय के बारे सहमति पत्र हस्ताक्षर कर दिए। मैंने आपको स्टोरी बता रखी, साइन कर दिए। लेकिन उसने एक आश्वासन दिया था, इसके एवज में उसने एक शर्त रखी कि मणिपुर की जो आंतरिक स्वायत्ता है, इंटरनल ऑटोनॉमी है, वो बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए। तो हमारी सरकार ने कहा ठीक है, मंजूर है। ठीक है, यानी कि फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर बुद्धचंद्र सिंह, इसको पूरा लिख लेना, ये बहुत गलत है, बुद्धचंद्र सिंह। ठीक है, बुद्ध या फिर ऐसा मान लो कि ये अध्याय नीचे वाला। ठीक है, बुद्धचंद्र सिंह signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance that the internal autonomy आंतरिक स्वायत्ता उसकी बरकरार रहेगी, ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन। अभी ये एक ही पॉइंट है इसका। ठीक है, अभी इसके एक ही पैराग्राफ लिखा आपने, 2-3 पैराग्राफ इसके और हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर इन जून 1948 and the state became a constitutional monarchy. Thus, Manipur was the first part of India to hold an election based on universal. Very very important. ये बात सबसे important क्वेश्चन बन गया आपका, ये सबसे very very important। यहाँ से सिंगल 1 मार्क्स अलग से क्वेश्चन पूछा सकता है कि मणिपुर was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise. ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग से याद कर लेना। ठीक है, जनमत के दबाव महाराजा ने क्या करा कि 1958 के अंदर, जून 1958 के अंदर चुनाव करवाए थे। क्वेश्चन फिर डीप आ सकता है कि मणिपुर पहला राज्य बना या फिर पहला भाग बना हमारे भारत देश का, लेकिन इलेक्शन कब हुए, तो आपका आंसर होगा जून 1948। ठीक है, 1948 को, यानी कि जून 1948 को। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन कहां पर हुए, मणिपुर में हुए। किसने करवाई, मणिपुर के राजा ने करवाई 1948, जून 1948। ठीक है, अभी अपन 2 पैराग्राफ पढ़ ली, इसके 2 पैराग्राफ और है मणिपुर के। अगला पॉइंट देखो मणिपुर का, कि मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। देखो होता क्या है कि जैसे हमारी यहाँ विधानसभा है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी भी है, बीजेपी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, आरएलपी भी है, बहुत सारे अलग तरह की डिफरेंट यहाँ पर बसपा भी है, अलग तरह की यहाँ पर पार्टी है ना, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सब यहाँ पर पार्टी है। अब क्या होगा कि इनमें से कुछ लोग तो कह देंगे कि हम मणिपुर जो भारत में मिलना चाहता है, और कुछ 1-2 पार्टियां कह देंगी कि नहीं मिलना चाहता। सेम वही हुआ कि मणिपुर की जो कांग्रेस थी ना, वो तो चाहती थी कि हम है ना जो भारत के अंदर मिले। मणिपुर कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस भी चाहती थी कि हम जो है वो मिलना चाहते हैं भारत के अंदर। लेकिन बाकी जो पार्टियां थी दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी कि नहीं, हम भारत में नहीं मिलना चाहते। ठीक है, इन द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर with India। ठीक है, while the state congress wanted the merger, other political parties were opposed, वो इनमें नहीं मिलना चाहती थी to this। ठीक है, एक पॉइंट और इसका, ये लास्ट पॉइंट है इसका
the government of India succeeded in persuading the Maharaja into signing a signature merger agreement in September 1949 without consulting the popularly elected Legislative Assembly of Manipur. This caused a lot of anger and मतलब बहुत क्रोधित and resentment in Manipur. The repercussions of which are still being felt. हुआ क्या कि जो मणिपुर का राजा था उसको बिना पूछे सरकार ने प्रेशर डाला कि उसने सिग्नेचर कर दिए। इससे वहां की जनता बहुत क्रोधित हो गई और एक्चुअल में मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाल के उससे सिग्नेचर करवा ली कि तुम भारतीय संघ के अंदर शामिल हो जाओ। भारतीय संघ शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दे, ये उन्होंने फोर्स डाला और भारत सरकार इस काम के अंदर सक्सेस भी हुई। भारत सरकार को इसमें सफलता भी मिली, मतलब जबरदस्ती साइन करवा भी दिए। ठीक है, मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हो गए कि ऐसा थोड़ी ना होता है जबरदस्ती हमारे राजा को दबा के आपने सिग्नेचर करवा लिए या फिर आपने कोई पैसे दे दिए, कुछ भी ऐसा हो। और इसका असर आज भी है, आज भी मणिपुर की जनता उतनी खुश नहीं है। इसका प्रभाव अपन देख सकते हैं आज ताजा कि जिसका मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी का भाव पैदा हो गया, जिसका असर आज भी देखा जा सकता है इंडिया के अंदर। मणिपुर आज भी इस कदम से खुश नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। हमारी सरकार मजबूत है, हमारी सेना मजबूत है, ऐसे थोड़ी ना हम टूटने देंगे हमारे देश को। तो ये सब बातें हैं मणिपुर की स्टोरी थी। ठीक है, हाँ, अब अपन बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट वो राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं थोड़ा नोट्स की शेप में बनाया है। सबसे पहला पॉइंट है गठन, क्रिएशन, कब बना? भाषा के आधार पर लिखना इसको है ना, या फिर एक साथ लिखो तो एक साथ लिख देना भाषा के आधार पर। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को जोर पकड़ने पर केंद्र सरकार ने सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। ठीक है, और अगर एक बात और लिखना चाहते हो कि फाइनली ये पास कब हुआ, तो वो हुआ था 1956 को, मतलब एक काम करना कब शुरू हुआ, तो 1956 को। ठीक है, ये बात हो गई। यानी कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशर पड़ा कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग स्टेट बनाओ, तब इन्होंने इसकी बनाया था। मैंने आपको स्टोरी स्टार्टिंग सुना दी। ऑन द डिमांड ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953, और वो बिल जब ये पास हुआ, ये काम करना शुरू तो 1956 में हुआ। ठीक है, मेनली क्या काम थे इसके कार्य, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का काम था राज्यों के सीमांकन, मतलब बाउंड्री के जितने भी इशू हैं, मसले हैं, उन पर गौर करना। बाउंड्री की कितनी बाउंड्री किस राज्य को दी जाए, कितना इलाका, कितना फील्ड एरिया। ठीक है, तो फंक्शन क्या रहेंगे? द वर्क ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज टू लुक इनटू द इशू ऑफ डिमार्केशन ऑफ द स्टेट्स। डिमार्केशन का मतलब होता है बाउंड्री। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा अपन और पढ़ेंगे। अब है इसकी सिफारिश, ये मैंने लिखा है सिफारिश की। किसकी सिफारिश है? ये राज्य पुनर्गठन आयोग की, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश। सिफारिश का मतलब हो गया रिकमेंडेशन। ठीक है, तो हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या क्या सिफारिशें हैं, एग्जाम में क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिशें ये थी कि भारत की एकता व सुरक्षा, भाषा व संस्कृति के सजातीयता एवं वित्तीय तथा प्रशासनिक विषयों पर उचित, मतलब खास तौर से ध्यान रखते हुए राज्यों की जो बाउंड्री है, सीमाएं हैं, उन सीमाओं का निर्धारण वहां की बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। कितना जबरदस्त आंसर। ठीक है, यानी कि द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन recommended that the boundaries of the state should be determined on the basis of the languages spoken there, जो भाषाओं पर जो लोग बोलते हैं उसके आधार पर होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात इनकी ये थी कि इस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम बना। अच्छा हाँ, वो मैं आपको एक्ट की बात कर दूंगा तो 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग बना। और ये एक्ट कब बना, अधिनियम कानून कब बना, पास कब हुआ? क्योंकि कोई भी चीज पहले लाई जाती है तो संसद के अंदर पास किया जाता है। तो 1956 के अंदर ये एक्ट बन गया। तो इतनी देर में जो भी बोल रहा था वो एक्ट की बात कर रहा था। तो ये एक्ट बना 1956 के अंदर। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना,
तब आपका आंसर होगा 1953 में। किसके द्वारा बनाया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा। फिर ये आ जाएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट, वो हो जाएगा 1956। ठीक है, ये बात। इसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे, जो मैंने आपको स्टोरी में सुना दिया। Yes, on the basis of reorganization of this commission, the State Reorganization Act was passed in 1956, on the basis of which 14 states and 6 union territory, ठीक है, इसको स्पेलिंग ठीक कर लेना, union territories were formed, ये बात, ठीक है। अब एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिशें भी आप पढ़ी थी आपने, उनका थोड़ा विश्लेषण करो, वो भी आलोचनात्मक, या फिर ये आ सकता है परिणाम, ठीक है, कि जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग हैं, ये इसकी क्या खास बात है, इनकी क्या सिफारिशें जो रखी उससे क्या रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। यानी कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ रिकमेंडेशन, मतलब सिफारिशों का इवैल्यूएशन करो, मूल्यांकन करो, ठीक है। अगर एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसके आपको 2-3 पॉइंट में लिखना है कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा जा सकता है। बिल्कुल सही है, हमने वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की भाषा के लोगों को हमने माना है, मान सम्मान दिया है, ये डेमोक्रेटिक एक साइन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज सीन एज डेमोक्रेटिक स्टेप, बहुत बड़ा कदम है ये। सेकंड, भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए समरूप आधार भी मिला, कि भाई यहाँ तक की भाषा बोल रहे हैं, थोड़ा अपनापन भी इसमें आता है, ये भी ठीक है। द लिंग्विस्टिक रिओर्गेनाइजेशन आल्सो प्रोवाइडेड ए यूनिफॉर्म बेसिस फॉर द डिमार्केशन ऑफ द स्टेट्स। तीसरा, भाषावार पुनर्गठन से देश की एकता और ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि सेम टू सेम भाषा बोलने वाले लोग में थोड़ा अपनापन आता है, और ये दोनों मिलते जुलते पॉइंट है, उनसे लोगों में थोड़ा अपनापन आएगा, एकता आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। The unity of the country was further strengthened by linguistic reorganization. चौथा, भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली है। जो विभिन्नता है, मतलब जो डाइवर्सिटी है कि ये इस धर्म का है या फिर इस भाषा का बोलने वाले लोग हैं, तो उन्हें इकट्ठा अलग अलग करने के जो सिद्धांत चलता है वो भी उनको मिला। प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी, प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी क्या कहता है? जो अलग है उनको अलग करो, मतलब जो अलग भाषा बोलता है उनको एक अलग कॉलम में रखो, अलग, तो उस सिद्धांत को भी फॉलो करता है, accepted by the reorganization of linguistic states, ठीक है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने भाषा के आधार पर भारत में इतने सारे राज्य बनाए, तो हमारे सामने कौन कौन सी समस्या है। हालांकि आपके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको स्टोरी सुना दी, तो सारी बातें वही है, बस एक बार नोट्स पढ़ लिए जाए तो और अच्छे हो जाएंगे एग्जाम में कैसे लिख के आना। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई थी। कई राज्यों के लोग अपनी भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग करने लगे। इसी कारण देश के कई भागों में लोगों द्वारा गंभीर आंदोलन आरंभ किए गए, ठीक है। और भारत को विवश होकर नए राज्य स्थापित करने, ठीक है। भारत को विवश होकर नए राज्य नए राज्य हैं, नए राज्य स्थापित करने पड़े, ठीक है। ये ध्यान रखना कि द रिओर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हैड क्रिएटेड मेनी सीरियस प्रॉब्लम इन द इंडियन पॉलिटिकल फील्ड। पीपल ऑफ मेनी स्टेट्स स्टार्टेड डिमांडिंग न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज फॉर दिस रीजन सीरियस। और फिर हुआ क्या कि एग्रीगेशन वर स्टार्टेड बाय द पीपल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। नए राज्यों का निर्माण करना हमारे यहाँ की सरकार को एक बड़ा चैलेंज हो गया, और फिर नए राज्य उनको बनाने ही पड़े, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना, यहाँ पर नए राज्य लेना, नए राज्य स्थापित करने पड़े, ठीक है। ये हमारी कुछ प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी जब हमने इसका पुनर्गठन किया था राज्यों का तब। इसके बारे में थोड़ा बहुत और लिख दो, एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा। कौन सा? In 1960 the state of Bombay was divided into 2 states of Maharashtra and Gujarat, and in 1966 the state of Punjab was divided into 2 states, Haryana and Punjab. Similarly the state of Nagaland was formed in 1963, and the state of Meghalaya, Manipur and Tripura were formed in 1972. Arunachal Pradesh and Mizoram came into existence in 1987, जो मैंने आपको विचार में सब कुछ बता दिया।
यानी कि 1960 में मुंबई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों में बट गया। 66 के अंदर पंजाब राज्य हरियाणा और पंजाब बट गया। 63 में नागालैंड अलग हो गया। 72 के अंदर मेघालय मणिपुर त्रिपुरा राज्य की स्थापना करनी पड़ी और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 के अंदर अलग राज्य बने। ये कुछ एग्जांपल के तौर पर वजूद में आएगा, मतलब है ऐसा भी लिख सकते हो आप कि मिजोरम 1987 के अंदर नए राज्य बने। वजूद का मतलब बाहर अस्तित्व में माना, ठीक है, ये बात है। फिर थोड़ा सा अपडेट कर लो इसको, बिल्कुल नया। ये नवंबर 2000 में 3 राज्य उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड की बात है, उत्तरांचल या उत्तराखंड की बात है। छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन हुआ। 2014 के अंदर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, हैदराबाद से अलग हो गया। राज्यों इतना लिखने के बाद में पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, खैर वो तो ऐसे ही है। फिर नीचे लिख देंगे आप राज्यों के पुनर्गठन की कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, आज भी समीक्षा चल रही है। ये जो स्टोरी अपन पढ़ रहे हैं राज्य पुनर्गठन की, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ये स्टोरी भी खत्म नहीं हुई है, अभी समाप्त नहीं। देश के अनेक इलाके ऐसे हैं छोटे छोटे जो अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का इलाका है, महाराष्ट्र में विदर्भ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हरित प्रदेश और पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, ये कुछ एग्जाम्पल है जो आज भी समस्या है वहां पर, वो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी भाषाएं वहां बोलने वाले लोग हैं। तो ये प्रॉब्लम भी खत्म हुई नहीं है, चलती रहती है, लेकिन हर कोई बात को मानना जरूरी नहीं है, ये भी अपन को ध्यान रखना है कि देयर आर मेनी रीजन्स इन द कंट्री वेयर देयर आर moments demanding separate and smaller states like इसे वही महाराष्ट्र का वर्ग विदर्भ और हरित प्रदेश इन वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। एक एग्जांपल तो भी शानदार आपका आंसर बन जाएगा। अब 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, पोटिशी रामुलु, ये मैंने अभी आपको बता भी दिया था स्टोरी, हालांकि अगर मेरी स्टोरी ध्यान से सुन लेना तो ये नोट्स कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ लिख सकते हो इजीली, ठीक है। तो पोटिशी रामुलु गांधी एग्जाम आ सकता है कि ये कौन थे, कैसे थे, क्या थे, इसके बारे में आप क्या जानते हो, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पोटिशी रामुलु गांधीवादी विचारों से प्रभावित कार्यकर्ता थे। इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी, बताओ, बहुत बड़ी बात है। और 1946 में इस मांग को लेकर उपवास पर बैठे थे कि मद्रास के अंदर मंदिर के अंदर दलितों को, जो नीच जाति के लोग होते हैं, उनको उनके लिए मंदिर को खोला जाए। दलितों जो एससी के अंदर आते हैं, शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हैं, उनके लिए, उनको पहले ये क्या था कि मद्रास के अंदर उनको मंदिरों के अंदर जाने नहीं दिया जाता था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, श्री रामुलु ने कहा कि ये कोई बात बड़ी होती है, ये तो फिर जातवाद का भेदभाव कर रहे हो, इनके लिए मंदिर को खुला करो। तो फिर फाइनली उनकी बात को माना गया, उस टाइम पे उपवास पर बैठ गए थे। उसके बाद में, ये तो बात है 1946 की, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम आ सकता है कि दलितों के लिए श्री रामुलु उपवास पर या फिर अनशन में कब बैठे, 1946 में। लेकिन आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए कब बैठे, 56 दिन की, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी 56 डेज वाली, जब इनकी मौत हो गई थी, वह 19 अक्टूबर 1952 को आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए थे और 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ये थे श्री रामुलु। इंग्लिश में क्या पढ़ना बेहद आसान है, यानी कि पोटिशी रामुलु वाज एन एक्टिविस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी आइडियाज, ही गेव अप हिज गवर्नमेंट पोस्ट टू पार्टिसिपेट इन द सॉल्ट सत्याग्रह, इसमें नौकरी छोड़ दी उन्होंने। वेंट ऑन ए फास्ट 1946, उनकी डिमांड थी, डिमांडिंग दैट टेंपल्स इन मद्रास प्रोविंस बी ओपन टू दलित्स, दलितों के लिए मुंह खोल दिए जाएं। फिर एक और आंदोलन किया, ऑन अक्टूबर 1952 ही सेट ऑन ए हंगर स्ट्राइक, यानी कि आमरण अनशन, भूखे रह के करने वाली, उसको बोलते हैं हंगर स्ट्राइक, डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट स्टेट नेम्ड आंध्र प्रदेश। और फाइनली इसकी उनको वहां पर 56 दिन के अनशन करने के बाद में इनकी डेथ हो गई। ही डाइड ड्यूरिंग द फास्ट ऑन 15 दिसंबर 1952 के इनकी डेथ हो गई। ये थे पोटिशी रामुलु, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही शानदार सा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, इसने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, वो कंप्लीट हो गया है। अब आपका एक लाइव टेस्ट होना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइव टेस्ट की खास बात तो मैं आपको बता ही चुका, क्या इसमें एमसीक्यूज भी इंक्लूड होंगे, इसके अंदर वन लाइनर भी उसी एमसीक्यूज में दे दूंगा, उनसे बाहर नहीं जाएंगे। जितने भी छोटे बड़े क्वेश्चन और बन सकते हैं सब इसके अंदर आएंगे, और मैं आपके कमेंट भी लूंगा कि क्या आपका रिस्पॉन्स रहता है। इस संडे को नहीं हो पाया, अगले संडे से रेगुलर अपना ये टेस्ट हो जाएगा, यानी कि संडे को आपका टेस्ट होगा फिक्स एग्जैक्ट दोपहर को 11 बजे, ठीक है, 11 AM हो जाएगा। तो 11 बजे अपन ये टेस्ट लेंगे, सभी आप आ जाना लाइव, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता देना। संडे 11 बजे आपका टेस्ट होगा, 101% बहुत शानदार टेस्ट होने वाला है। और आप अपने आप को
और देख लेना क्या कुछ आपका तैयारियां, वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, इसके साथ ही नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर सेंड कर दी जाएगी। जो भी पढ़ते हैं वो अपना टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अंदर दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर और भी कोई अपडेट होगा तो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ओके।